हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट क्लास में हम जहाँ तक बात किए थे उससे आगे हम बात करने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हम वहाँ पे उसको रोक दिए थे। तो जहाँ से हम ख़त्म किए थे बिल्कुल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये वही स्लाइड है जिस स्लाइड पे हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टॉप किए थे। तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात किए थे आपको मैटर के बारे में कि भाई मैटर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस में दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे। ये एक ऐसे सब्सटेंस होता है जब दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है, या कोई भी दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर देते हो तो वो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है, उसको मिक्सचर भी बोलते हैं। तो बात के मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, एक होमोजेनियस क्लासिफिकेशन होता है, एक हेटेरोजेनियस क्लासिफिकेशन होता है। होमोजेनियस क्लासिफिकेशन में पूरे मिक्सचर के अंदर जो भी कंपाउंड मिलाकर के उसको तैयार किया गया उसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, और हेटेरोजेनियस में उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। सेम कॉम्पोजिशन होने के पीछे रीजन क्या है कि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कंपाउंड, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलाकर के उसको तैयार किया गया है वो यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर, जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर ये नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कि उसकी कॉम्पोजिशन जो होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर सेम नहीं होते, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है। फिर हम आपको बतलाएं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर से वही सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। फिर हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी बतलाएं। आप वाटर प्लस NaCl ले लो, वाटर प्लस ग्लूकोज ले लो, एयर ले लो, गैसेस मिक्सचर्स के बारे में बतलाएं कि ये ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की हम सॉल्यूशन को मेनली तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन। एक सॉल्यूशन अगर आपको दिया जा रहा है उसके अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर हम सॉल्यूशन को तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन किए मेनली। और भी किया जा सकता है लेकिन मेनली ब्रॉडली तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, मतलब सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ओनली। टर्नरी का मतलब होता है तीन, मतलब सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स ओनली। क्वाटरनरी का मतलब होता है चार, मतलब सॉल्यूशन हैविंग फोर कंपोनेंट्स ओनली। फिर हम आपको बात किए कि एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न यू हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन को आगे डिटेल में थोड़ा सा बात किए, और फिर से हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आपको बतलाएं। क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्यूट एंड दूसरे कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे दोनों कंपोनेंट में से, इसके लिए हमने आपको तीन पॉइंट बतलाया कि अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे आप बोलिएगा सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट उसे आप बोलेंगे सॉल्यूट। बट अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट भी सेम है और दोनों कंपोनेंट की अमाउंट भी सेम है, देन इट विल डिपेंड ऑन यू, यू कैन सेलेक्ट एनीवन एज अ सॉल्वेंट और एनीवन एज अ सॉल्यूट। बट इफ बोथ components have different physical state, in that condition in this condition amount does not matter। जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ रिजेंबल करेगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। इसके बेसिस पे हमने 5 क्वेश्चन भी किए थे और हमने वहां पे सॉल्व भी कर लिए थे, और यहां पे हमने लास्ट टॉपिक को एंड किया था। अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं जो हमारा इस लेक्चर का पार्ट है। तो हम बात करते हैं अब थोड़ा डिटेल में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में और भी। अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। तो आप हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब बताओ जो हमारे पास सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट मेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो सॉल्यूट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम इन जनरल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे
एस से। ये हमारा कन्वेंशन रहेगा इस पूरे चैप्टर में। अगर कहीं पे भी हम ए लिखते हैं तो आप समझ जाना हम वहां पे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, बी लिखते हैं तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और एस लिखते हैं तो आप समझना हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट क्या सब हो सकता है? सॉल्यूट आइदर सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट आइदर लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट आइदर गैस हो सकता है। तो सॉल्यूट आप कोई सा भी लो, चाहे सॉलिड लो, चाहे लिक्विड लो, चाहे गैसेस लो, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट पे ध्यान दो, अगर सॉल्वेंट अगर आप सॉलिड लेते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलोगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट आप लिक्विड लेते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर आप गैस लेते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे आप गैसियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया कि बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं तीन पार्ट में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पे हम फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की कंसीडर नहीं करेंगे, हम सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, डजेंट मैटर, बट सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर गैस है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन। बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन कीजिए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या फिर गैस सॉल्यूशन। तो आप अगर सॉलिड सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना होगा तो आप ऐसे दो लाइन लिख सकते हो इसके लिए, इट इज द बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग solute, it is the binary solution in which solute may be solid, liquid, gas, but solvent will always be what? Solid. Liquid solution की अगर हम बात करें तो it is the binary solution in which solute may be solid, liquid, gas, but solvent will always be liquid. अगर gaseous solution को अगर हम define करें तो it is the binary solution in which solute may be solid, liquid, gas, but solvent will always be gaseous solution. Solvent will always be gas. हम इसका दो लाइन का डेफिनेशन है, छोटा डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल। सॉलिड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होगी it is the binary solution having it is the binary solution in which solute may be solid, liquid or gas, but solvent will always solid। फिर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में।
तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लिए तीनों सॉल्यूशन को, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। देखो ये डेफिनेशन लिखने के पीछे रीजन यही है कि आपको कोई और चीज रेफर ना करना पड़े। आपको एक बार लेक्चर देख लो, ढंग से नोट्स बना लो, तो आपके लेक्चर्स नोट्स में सारी चीज आ जाएंगे। आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो या नीट के एग्जाम की तैयारी करो या मेंस के एग्जाम की तैयारी करो, आपको पूरी कंटेंट जीरो से लेकर के अप टू रिक्वायरमेंट तक आपको यहीं पे मिल जाएगा, जो आपके नोट्स के अंदर शामिल रहेगा। तो आप अपने नोट्स को फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एकदम लाइन बाय लाइन रिविजन करो ढंग से, आपको पूरी कंटेंट कवर हो जाएगी। हम अभी तो न्यूमेरिकल्स पार्ट पर नहीं आया, अभी तो बेसिक पार्ट ही चल रहा है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो हम जैसे ही मोस्टली 2-3 लेक्चर, इस लेक्चर के बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे भी आएंगे और हर एक एस्पेक्ट, हर एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको 3 सॉल्यूशन बतलाया, बाइनरी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड का फिजिकल स्टेट चाहे कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डजेंट मैटर, बट अगर सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो आप उसे सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, लिक्विड है तो आप उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे, और अगर गैस है तो आप उसे गैसेस सॉल्यूशन बोलोगे। तब बात आती है यहाँ पे एग्जांपल्स की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बारी बारी कि सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स और गैसेस सॉल्यूशन की एग्जांपल्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे हमको टोटल 9 तरीके की सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आप ध्यान से समझो कि अगर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो फिक्स है कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा लिक्विड होगा, बट सॉल्यूट फिक्स नहीं है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट के साथ अगर एक बार आप सॉलिड सॉल्यूट ले लो तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। लिक्विड सॉल्वेंट के साथ एक बार आप लिक्विड सॉल्यूट ले लो, एक दूसरा सॉल्यूशन तैयार हो गया। लिक्विड सॉल्वेंट के साथ एक बार गैस सॉल्यूट ले लो, एक तीसरा सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके लिक्विड सॉल्यूशन में टोटल 3 तरीके का सॉल्यूशन तैयार हो गया। एक बार एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक बार सॉल्यूट जो आप लियो, सॉलिड लियो, फिर लिक्विड लियो, फिर गैसेस लियो। इसी तरीके से आप अगर सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात कीजिएगा तो सॉल्वेंट को, सॉलिड को फिक्स रखते हुए आप अलग अलग सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूट जब यूज करोगे तो 3 तरीके का आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और अगर आप गैस सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो वहां पर भी आपको 3 तरीके का गैस सॉल्यूशन भी आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 9 तरीके की सॉल्यूशन तैयार होता है, और उसी 9 तरीके के सॉल्यूशन के हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करेंगे। हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, और सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास 3 तरीके के सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा। एक बार हम सॉलिड को सॉलिड ले लेंगे, फिर लिक्विड ले लेंगे, और फिर हम लोग गैसेस ले लेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास, हम यहाँ पे एक टेबल आपको बनाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में। हम आपको बतलाएं कि यहाँ पे टोटल 9 तरीके का हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होगा। मेनली तो हमारे पास 3 तरीके के ही सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। आप ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले भी आपको बतला चुके हैं कि हमारे लिए वही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और आपके एग्जाम में भी इसी से पूछे जाएंगे। और अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा भी जाता है तो आप कोशिश करो कि यही एग्जाम्पल्स लिखने की। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस सॉल्यूशन की। तो गैसेस सॉल्यूशन में हम आपको बतलाए थे, गैसेस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट तो ऑलवेज गैस होगा, बट सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो एक बार हम एग्जांपल ले रहे हैं, जब हम सॉल्यूट को गैस रख रहे हैं, फिर सॉल्यूट को लिक्विड रख रहे हैं, फिर सॉल्यूट को हम सॉलिड रख रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये तो गैसेस मिक्सचर्स है, ऑक्सीजन भी गैसेस है और नाइट्रोजन भी गैसेस है। तो यहाँ पे आपको डिपेंड कर जाएगा जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अगर मान लो कोई हमसे ये पूछता है कि सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, तो इसमें कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट होगा, क्योंकि दोनों गैसेस से है तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब भी अगर आपको इस तरह से लिख करके दे दिया जाए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन, मतलब कैम्फर को नाइट्रोजन में मिक्स किया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स किया जा रहा है। तो इन जनरल जिसमें मिक्स किया जा रहा है, तो ये वाला जो हो गया जो बाद में लिखा जाता है उसको हम जो सॉल्वेंट बोलते हैं, जो बाद में वो सॉल्वेंट की तरह कंसिडर किया जाता है, जो पहले रहता है उसको हम सॉल्यूट की तरह कंसिडर करते हैं। ये हाइपोथेट मतलब ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं, ऑलवेज बोलने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट हम उसके हिसाब से बोलेंगे, बट पढ़ने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए अगर सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए इन बी, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ना कि सॉल्वेंट इन सॉल्यूट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आपके पास, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है
कि लिक्विड इन गैस, सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म एक तरीके का लिक्विड होता है जिसको हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया लिक्विड इन गैस। फिर हम देखते हैं सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस से मिक्स किया जा रहा है। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, और सॉल्वेंट कैसा है, गैस। तो सॉलिड को गैस के साथ मिक्स किया जा रहा है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में हम यहां पर कैम्फर को मिक्स कर रहे हैं। तो ये तीनों हमारा जो हो गया गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, और तीनों अलग अलग है, सॉल्यूट गैस, सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्यूट सॉलिड। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन गैसेस सॉल्यूशन एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट विल बी सॉलिड। वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आपके जहन में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। आप लिक्विड सॉल्यूशन में अगेन हम सॉल्वेंट को फिक्स कर लिए हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट एक बार गैस ले रहे हैं, फिर लिक्विड ले रहे हैं, और फिर सॉलिड ले रहे हैं। तो आप गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का जो बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया गया। जैसे समुद्र में, तालाब में होता है ना, जो मछली, फिश जो ब्रेथ में जो ऑक्सीजन लेता है वो कहां से लेता है, वो पानी के अंदर जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ना, उसी को लेता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ये एग्जांपल अभी हम जो सॉलिड सॉल्वेंट के कर रहे थे वहां पर हम यही एग्जांपल लिए थे, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज को आप वाटर के साथ मिक्स कर दो, ये भी हम एग्जांपल की बात कर चुके हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, गैस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी हम फिक्स कर लिए हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और हम सॉलिड को अलग अलग ले रहे हैं। तो एक बार सॉलिड को हम ले रहे हैं गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब आप सॉल्यूट गैस यूज कर रहे हो, मतलब गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, सोडियम यहां पे सॉलिड है और अमलगम ऑफ मरकरी ये एक लिक्विड होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है अमलगम। अमलगम हम बोलते हैं किसी भी मेटल के एलॉय को मरकरी के साथ, मरकरी को जब हम किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं ना, तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। और अमलगम का काफी अच्छा यूज है, इसको मेडिकल डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। जब टीथ वगैरह के डिके होता है ना, तो उसमें कैविटी को फिल करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स के मटेरियल का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। तो अगर अमलगम, अगर आप मरकरी को अगर सोडियम के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम सोडियम अमलगम बोलते हैं। आप जिंक के साथ मिक्स करते हो तो उसको हम जिंक अमलगम बोलते हैं। पोटेशियम के साथ मिक्स करोगे तो हम उसको पोटेशियम अमलगम बोलेंगे। तो अमलगम का मेनली हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एलॉय ऑफ सोडियम विथ, इट इज एन एलॉय ऑफ मेटल एंड मरकरी। ठीक, तो ये है हमारा एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉलिड क्या है, लिक्विड। फिर हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड के साथ कॉपर को मिक्स कर देना। कॉपर जब गोल्ड की ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाता है ना, तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा कम करने के लिए तो उसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर दिया जाता है कॉपर की। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में भी, और अगर पूछा जाता है बोर्ड में लिखने वाला कन्वेंशनल क्वेश्चन, तो आपको यही एग्जाम्पल्स लिखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फिर से, आपको हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ते चलना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। और हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि हमको शुरू में हम आपको बोले बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। टर्नरी क्वार्टरनरी सॉल्यूशन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन में भी हम आपको बतला रहे हैं कि आपको ये तीन सॉल्यूशन में से गैसेस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, और इसी को हमको कंटिन्यू करना है, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। आपको ऐसे क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 90% आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स ऐसे थे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जहां पे हम लोग किस सॉल्यूशन से डील करेंगे,
लिक्विड सॉल्यूशन से डील करेंगे। और इसीलिए हम शुरू में ही इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन नहीं बोल करके लिक्विड सॉल्यूशन बोले थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन को हम यहीं पर रोकेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम एक बार सॉलिड सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे डिटेल में। सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन को अब हम यहीं पर रोकते हैं, इससे ज्यादा हमको इसके बारे में बातचीत नहीं करनी है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको लिक्विड सॉल्यूशन को डिटेल में स्टडी करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में और भी थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा हम अमलगम के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। It is an alloy of mercury and metal। जब किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अमलगम। अमलगम एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, Na+HG, इसको हम बोलेंगे सोडियम अमलगम। जिंक अमलगम, पोटेशियम अमलगम। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके यूजेस, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमलगम को कहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो हमने आपको बताया अमलगम को डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं जब टीथ में डिके हो जाता है तो उसकी कैविटी को फिल करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते हैं उसी को हम अमलगम बोलते हैं। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फिल decay, to fill the cavity in teeth decay। तो ये अमलगम के बारे में दो तीन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको यहां पे बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन को। अब हमारा यहां से जो मेन चैप्टर है जो स्टार्ट हो रहा है, और यहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप यहां से थोड़ा अच्छे से समझो। लिक्विड सॉल्यूशन डेफिनेशन तो हम लिखवा ही चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम बात कर चुके हैं। तीन तरीके का लिक्विड सॉल्यूशन होगा। एक बार हम लोग सॉल्वेंट को तो लिक्विड फिक्स कर लेंगे और सॉल्वेंट के साथ एक बार सॉलिड को मिला लेंगे, फिर लिक्विड को मिला लेंगे और फिर गैस को मिला लेंगे। तो ये हमको क्या कहलाएगा? इसे सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लो आप,
ओनली लिक्विड। एक ऐसे सॉलिड भी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी ओनली लिक्विड। एक और हम छोटा सा टर्म यहां पर डिफाइन करेंगे, ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेंगे। एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन एक तरीके का लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है, और लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट यहां पे क्या होगा, लिक्विड। और लिक्विड में भी अगर आप वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हम फिर से बात कर लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन एक तरीके का लिक्विड सॉल्यूशन है, और लिक्विड सॉल्यूशन में भी वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हम करेंगे, तब उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन having water as a solvent। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूंकि हमारा चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहां पे लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड हम यहां पे लिक्विड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ना है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। लिक्विड में की मेनली तीन तरीके की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डील करेंगे। लिक्विड के साथ एक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी जो एसोसिएटेड होता है लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा प्रॉपर्टी जो मेनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आप हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड मेनली एग्जिबिट थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और तीसरा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इस तीनों प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को समझने से पहले आपको दो छोटे टर्म को समझना पड़ेगा। मेनली तीन टर्म को हम यहाँ पे समझना पड़ेंगे। एक होता है इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन, और दूसरा टर्म है कंडेंसेशन। इवोपरेशन और वेपराइजेशन क्या होता है कि इवोपरेशन और वेपराइजेशन, फॉर एग्जांपल आप एक गिलास वाटर लो और उसको आप किसी कमरे में छोड़ दो, 2 दिन के बाद आप जाकर के आप देखोगे तो उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स कम दिखेंगे। आप जितना रखे थे उसके कंपैरिजन में जब आप देखोगे तो थोड़ा सा कम दिखेगा। तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो कम गया वो बाकी मॉलिक्यूल्स कहां गया, तो वो मॉलिक्यूल्स वेपर बन के उड़ गया।
ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स का, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में जो कन्वर्जन है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन या फिर क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। Process of conversion of liquid into vapor is known as evaporation or vaporization, but there is a big difference between evaporation and vaporization. Evaporation does not require heating. Evaporation can take place at normal temperature, but vaporization require heating. Vaporization takes place after boiling point. अगर normal temperature पे अगर liquid का vapor में conversion हो रहा है, तो इस process को, इस conversion को, इस liquid के vapor में conversion को हम बोलेंगे evaporation. But अगर आप उसे heat कर रहे हो, boiling point, जैसे water की बात करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल करने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो वाटर के साथ जो लिक्विड का जो वेपर में कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर की आगे बात करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर पे, विदाउट हीटिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, विदाउट हीटिंग, अगर आप लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोपरेशन। और वेपराइजेशन हो या फिर इवोपरेशन हो, फॉर एग्जाम्पल हम इसको आपको डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस लिक्विड कंटेनर के अंदर हम दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें, एक मॉलिक्यूल्स हम इसके बीच में कहीं पे कंसीडर कर लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दो मॉलिक्यूल्स, अगर हम इसके बीच वाले मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो इसके चारों तरफ, जैसा ये खुद लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, वैसा ही इसके चारों तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा जो इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखा हुआ है। और दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके पास इधर लगेगा, इसके पास इधर लगेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल्स के इधर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स था और इस छोटे वाले मॉलिक्यूल्स के इधर भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स था, और जितना ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया उतना इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। और चूंकि दोनों सेम जैसा, एक ही जैसा मॉलिक्यूल्स है और एक ही तरीके का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा एफ नेट, दैट विल इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हम बात करें इसके सरफेस के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, अगर हम यहां पर अगर बात करें तो यहां पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के नीचे तो इसी के जैसा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो एयर है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है। यहां पे एयर है और एयर है तो यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अलग तरीके का फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो अलग तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो दोनों के बीच में 0 तो नहीं होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जिस तरीके से यहां पे 0 हो रहा था, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, और यहां पे एक
नेट फोर्स एक्ट करेगा, इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्ट कुछ इस तरीके का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट, एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो। और ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर बीच में अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे नेट फोर्स तो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि जैसा लिक्विड मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर किए हैं उसके चारों तरफ सेम ही तरीके का मॉलिक्यूल्स है और सेम तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए हम वहां पर नेट फोर्स को जीरो कंसिडर कर लिए। लेकिन अगर बात करें सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सरफेस के ऊपर एयर है और सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा बट मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो हम वहां पे जीरो नहीं बोल सकते हैं, तो वहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। और इसीलिए हम बात करेंगे कि अगर, चूंकि जिस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडम कॉलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडम कॉलिजन करते हैं, यहां पे जिस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है उसी तरीके से लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी होगा और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ कोलाइडिंग करता रहता है। और जैसे ही इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इसका बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, एक बार जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवोपरेट होकर के यहाँ एयर में आ जाएगा और यहाँ पे जगह क्या हो जाएगा, पूरा वैकेंट हो जाएगा इस ये जगह, और यहाँ पे जगह वैकेंट हो जाएगा तो फिर नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस जगह को एस्केप करने लगते हैं और नीचे के मॉलिक्यूल्स उस जगह को ऑक्यूपाई करने लगते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग इनटू एयर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एयर, escaping into atmosphere and get converted into vapor, this process is known as evaporation and vaporization। और ये प्रोसेस अगर आप अंडर नॉर्मल टेम्परेचर करवा रहे हो तो आप इसे बोलोगे इवोपरेशन, बट आप अगर इसे हीटिंग करके करवा रहे हो, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करके करवा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट की बाद करवा रहे हो, तो आप इस प्रोसेस को आप क्या बोलिएगा, इवोपराइजेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, आप इसका डायग्राम बनाओ और हम इसको डेफिनेशन को लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid molecules into vapor is known as evaporation, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और एंड वेपराइजेशन।
evaporation and vaporizations are different phenomena. Evaporation occurs at normal temperature whereas vaporization takes place after boiling point of liquid. एक और छोटा सा पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. इवोपरेशन does not require heating. Whereas vaporization required heating. तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बारे में. एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को पढ़ने जा रहे हैं. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ने से पहले आपको ये 2-3 छोटे टर्म को आपको जानना जरूरी है, तब आप बहुत इजीली समझ जाओगे. क्योंकि हमको एक टर्म को डिफाइन करना है, इक्विलिब्रियम स्टेज, और उस इक्विलिब्रियम स्टेज को समझने के लिए आपको इवोपरेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन को समझना ही पड़ेगा. तो इवोपरेशन क्या होता है या फिर वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन और वेपराइजेशन. अगर आप ये प्रोसेस, ये फिनोमेना अगर आप करवा रहे हो बिना हीटिंग के, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप करवा रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस कन्वर्जन को बोलेंगे इवोपरेशन. लेकिन अगर आप हीट करके करवा रहे हो, आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट करवा रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन. तो आप ध्यान रखना, इवोपरेशन डज नॉट रिक्वायर हीटिंग whereas vaporization require heating. Evaporation takes place at normal temperature whereas vaporization takes place after boiling point. ठीक है, तो ये इवोपरेशन और वेपराइजेशन समझने के बाद अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन के बारे में. मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे फिर से हम कंटेनर बना लिए, और इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, इस कंटेनर को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, इसके ढक्कन को हम बंद कर दिए हैं. अब इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है, हम वाटर लेकर के ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टॉपिक को. अब क्या होगा अगर यहाँ पे इवोपरेशन या वेपराइजेशन जैसी कुछ प्रोसेस अगर होता है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपराइज होकर के या इवोपरेट होकर के बाहर नहीं जा पाएगा, ये इस खाली जगह में ही रह जाएगा, इस खाली जगह में ही पूरे इसको ये भरने की कोशिश करेगा. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बतलाने जा रहे हैं. बहुत लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन होता है, लोग ये समझते हैं कि इवोपरेशन जब यहाँ पे लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होगा, तो ये कन्वर्जन तब तक होगा जब तक यहाँ पे पूरा भर ना जाए. एक बार जब ये खाली जगह, जो भी एम्प्टी स्पेस था, वो वेपर मॉलिक्यूल से भर गया, अब तो यहाँ पे जगह खाली है ही नहीं, तब इवोपरेशन रुक जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है. इवोपरेशन तो हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ 100 मॉलिक्यूल्स के एम्प्टी स्पेस पड़े हुए, खाली जगह 100 मॉलिक्यूल्स के पड़े हुए हैं, तो क्या होगा ना कि लिक्विड के वेपर मॉलिक्यूल्स 100 मॉलिक्यूल्स
इवोपरेट होकर के यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब 100 के बाद अगर फर्दर इवोपरेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जगह तो बचा हुआ है नहीं, और फर्दर अगर इवोपरेशन हो रहा है, फर्दर अगर इवोपरेशन हो रहा है तो अब क्या होगा कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये वेपर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइडिंग करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। ये वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे कंटेनर के वॉल के साथ और एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। और जैसे ही ये एक दूसरे के साथ कोलाइडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स, ये वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर के ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। वेपर मॉलिक्यूल्स का वापस से लिक्विड में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। अब अगर कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो गया है, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस को। कंडेंसेशन क्या होता है कि अगर आप कंटेनर में आप मान लो वाटर ले लिए हो, अब वाटर लेने के बाद जब उसका इवोपरेशन होगा, आप उसके ढक्कन को क्लोज कर दिया। अगर ढक्कन खुला हुआ तब तो वो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन अगर ढक्कन क्लोज है तो वो वेपर बाहर जा ही नहीं पाएगा, वो कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा। तो कंटेनर के अंदर जो खाली जगह पड़ा हुआ है, उस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगा और इवोपरेशन कंटिन्यू रहेगा। एक बार जैसे खाली जगह भर गया, फिर भी इवोपरेशन कंटिन्यू रहेगा, इवोपरेशन रुकेगा नहीं। और अगर खाली जगह भरने के बाद फर्दर इवोपरेशन हो रहा है तो वेपर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइडिंग करना स्टार्ट कर देंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर, उसका कोलाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही एक दूसरे के साथ और कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करना स्टार्ट होगा, वो वापस से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अब क्या होगा कि जब वेपर मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होता है कि अगर जब वो कन्वर्ट होगा तो अभी भी इवोपरेशन रुकेगा नहीं, इवोपरेशन कंटिन्यू ही रहेगा हमेशा। अब क्या हुआ ना कि अगर मान लो कि 5 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में, 5 लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर एक सेकंड में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी 5 सेकंड में 5 वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो एक क्लासरूम है, इसमें 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है बैठने की, और उस 50 स्टूडेंट में अगर हम 5 स्टूडेंट और बहुत मुश्किल से हम एडजस्ट कर सकते हैं, 55 स्टूडेंट बैठा सकते हैं। अब वहां पे 56 स्टूडेंट की जगह नहीं है, एक भी स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा बैठेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। हम फर्दर अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट को अगर हम बिठाने की कोशिश अगर करें तो क्या होगा, फिर आपस में धक्का मुक्की होगा। तो सेम वही चीज हो रहा है। तो वहां पे फिर क्या होगा कि हमको एक स्टूडेंट को पीछे से बाहर करना पड़ेगा, तभी हम किसी दूसरे स्टूडेंट को आगे से एंट्री दे सकते हैं। तो एक बार जब अंदर में स्टूडेंट की संख्या कांस्टेंट हो गया, हम क्या कर रहे हैं ना कि 55 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 स्टूडेंट को एंट्री लिए, फिर से अब 5 स्टूडेंट को पीछे वाले से एग्जिट कर दिए, फिर 5 स्टूडेंट को एंट्री लिए, फिर 5 स्टूडेंट को बैक साइड से एग्जिट कर दिए। तो कोई बंदा अगर ऊपर से बैठ करके दिखेगा तो आप बताओ क्या उसको स्टूडेंट के नंबर पे कोई फर्क दिखेगा, उसको कुछ पता चलेगा कि स्टूडेंट के नंबर पे कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा, उसे तो पूरा कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट की हम एंट्री ले रहे हैं उतने स्टूडेंट को तो बाहर भी कर रहे हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहां पे सेम चीज है, अगर एक बार जो जितना यहां पे जगह खाली पड़ा था वो जगह एक बार जैसे ही पूरा हो गया और फिर से इवोपरेशन स्टार्ट अगर हो रहा है, तो अंदर यहां पर के वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और कोलाइडिंग करने के बाद वो कंडेंस हो जाएंगे और फिर भी इवोपरेशन होगा। तो अब क्या होगा कि एक बार अगर एक सेकेंड में अगर 5 लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो रहे हैं तो उसी सेकेंड में 5 वेपर के मॉलिक्यूल्स भी वापस से कंडेंस हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ इस वाले एरिया को अगर ऑब्जर्व करो, अगर सिर्फ इस वाले एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि यहां पे वेपर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स या 10 मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड के वेपर बन रहे हैं तो उसी टाइम में 10 वेपर के मॉलिक्यूल्स भी वापस से लिक्विड बन रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो शुरुआत में क्या हो रहा था, इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली क्या हो, सिर्फ इवोपरेशन हो रहा था, इनिशियली कंडेंसेशन की थी कोई सीन ही नहीं थी। कंडेंसेशन कब स्टार्ट हुआ, जब खाली जगह पूरी तरीके से भर गया, फर्दर जगह नहीं था, फर्दर यहां पे कोई जगह बचा हुआ नहीं था, अब फर्दर इवोपरेशन हुआ तब कंडेंसेशन का सीन आया। अदरवाइज अगर यहां पे जितना जगह खाली रहेगा तब तक कंडेंसेशन नहीं होगा, जब तक ये पूरी एम्प्टी स्पेस को वेपर मॉलिक्यूल्स कवर ना कर ले। तो इनिशियली कंडेंसेशन ज्यादा था, इवोपरेशन ज्यादा था, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा था, रेट ऑफ कंडेंसेशन काफी कम था, मतलब था ही नहीं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेज की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम है, क्योंकि उस इक्विलिब्रियम स्टेज
वो उस स्टेज को बोलते हैं जिस स्टेज पे वेपर मॉलिक्यूल्स एम्प्टी स्पेस के अंदर कांस्टेंट हो गया। आप कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना वेपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहा है उतना ही वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस से कंडेंस भी हो रहा है, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो आप ध्यान रखना, यहां पे हम कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of vapor molecules into, sorry, condensation is the process of conversion of vapor molecules into liquid। द मोस्ट इंपोर्टेंटली पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये पॉइंट कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, इनिशियली क्या था, रेट ऑफ इवोपरेशन, आर फोर रेट, रेट ऑफ इवोपरेशन ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर बात हम करें, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवोपरेशन becomes equals to rate of condensation। ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो समझ में आ ही गया होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज वो स्टेट होता है जब एम्प्टी स्पेस, चलो हम इसका भी डेफिनेशन लिखवा ही देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज का। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेज हम बार बार बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है,
जब इवोपरेशन स्टार्ट हुआ और कंडेंस इवोपरेशन स्टार्ट हुआ और जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा, वो वेपर मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के अंदर जो खाली जगह पड़ा हुआ था, उस खाली जगह को अगर वो कंप्लीटली उस खाली जगह को अगर वो कंप्लीटली फिल कर ले रहा है और फर्दर इवोपरेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, तो एक टाइम आएगा जब कंटेनर के अंदर वेपर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस स्टेज पे आपको इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलेगा। जितना कंडेंसेशन होगा उतना इवोपरेशन होगा। इसका यह मतलब हो गया है कि वेपर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर बिकम्स कांस्टेंट, और इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये था हमारा छोटा छोटा टॉपिक था, जिसमें हम इवोपरेशन की बात किए, वेपराइजेशन की बात किए, इक्विलिब्रियम स्टेज की बात किए, कंडेंसेशन की बात किए। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर को। अब हम यहां से वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। तो एक बार फिर से हेडिंग हम लगाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। शॉर्ट में हम इसको वीपी भी बोल सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान से सुनना, हम वेपर प्रेशर के बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गया, अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर कंटेनर के इनसाइड कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, वो वेपर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो डेफिनेशन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम स्टेज द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एट इक्विलिब्रियम स्टेज at equilibrium stage the pressure applied by the pressure applied by vapor molecules over the surface of liquid is called as vapor pressure of liquid, called as vapor pressure of liquid। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही, कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन काफी आते हैं, कि ये तो बोर्ड के आपको डेफिनेशन ही डायरेक्ट पूछ लेगा बोर्ड के एग्जाम में, कि डिफाइन कीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है। और इसके अलावा जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कुछ कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कि चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट या फिर चूज कीजिए करेक्ट स्टेटमेंट। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको वहां पे इसके फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कुछ चीजों पर डिपेंड नहीं करता। तो आपको वो लिख करके दे देगा चार ऑप्शन में कि वेपर प्रेशर इन पे डिपेंड करता है, तो आपको उनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो आप हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखो अभी हम लोग जो डिफाइन किए हैं वेपर प्रेशर के बारे में, तो हम लोग क्या बोले थे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस। अगर हम उसको अगर मान लो शुरू में ही बोल देते, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन वगैरह डिफाइन नहीं करते, इक्विलिब्रियम स्टेज वगैरह डिफाइन नहीं करते, तो आपको अगर बिना इवोपरेशन कंडेंसेशन अगर हम नहीं डिफाइन करते तो आपको पहली बात इक्विलिब्रियम स्टेज समझ में नहीं आता। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट लिखा देते हैं कि जो वेपर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, गलत है। उसको पूरी स्टेटमेंट के साथ बोलो एट इक्विलिब्रियम स्टेज। और इक्विलिब्रियम स्टेज को समझने के लिए आपको इवोपरेशन और वेपराइजेशन तो समझना पड़ेगा ही। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो 9-10 की चीजें हैं, इवोपरेशन वेपराइजेशन, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होता है, तो जिससे मालूम है उससे तो रिवीजन हो गया, और जिसको नहीं मालूम है तो उसके लिए तो फायदा कर गया ना। तो आपको इक्विलिब्रियम स्टेज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेज मेंशन नहीं किए बिना अगर आप डिफाइन करते हो तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो आप इसलिए उसको समझिए, इवोपरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है। हाँ आप पढ़े हुए पहले से तो ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो देखो वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है मेनली। किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन सबसे पहला है यहां पे नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे वेपर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा वो वेपर उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो आप ये बताओ कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे वेपर का अमाउंट कब ज्यादा होगा। वेपर का अमाउंट तभी ज्यादा होगा ना कि जब ज्यादा से ज्यादा इवोपरेशन होगा। और इवोपरेशन ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा था, तो वो जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा उतना ही ज्यादा इवोपरेशन होगा, और उतना ही ज्यादा इवोपरेशन होगा तो उतना ही ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि लिक्विड के बीच में जो लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा, जितना कमजोर होगा, जितना कम से कम होगा, उतना ही ज्यादा वो ब्रेक हो, उतना ही जल्दी ब्रेक होगा, और उतना ही ज्यादा वो इवोपरेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड के साथ ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, तो वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेट करता है नेचर ऑफ लिक्विड्स को। तो वेपर प्रेशर जो यहां पर डिपेंड करेगा दैट विल बी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना वीक होगा, जितना कम से कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना तो वो बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अब बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो बहुत जल्दी ज्यादा इवोपरेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा इवोपरेशन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा वेपर नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा वेपर नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा वो प्रेशर भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, और बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉल फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा फैक्टर्स है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा से ज्यादा होगा
काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ, उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की रैंडम कॉलिजन बढ़ जाएगा, और रैंडम कॉलिजन बढ़ेगा तो उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक होगा तो इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड दिस वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन बाय this variation can be explained by Clausius क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये क्लॉसियस क्लैपिरॉन एक इक्वेशन है जिसके हेल्प से हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है कि एक T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, तो T2 टेम्परेचर पे उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो इस चीज को हम कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। इसका जो फॉर्मूला है, हालांकि इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका जो ये फॉर्मूला है log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। जहां पे T1 टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर P1 है तो T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना होगा P2। डेल्टा H यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ जो आप लिक्विड की वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो ना, उसकी इंथैल्पी है, और R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। तो ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और यहाँ पे हमको बस न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट कीजिए। हालांकि इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले लिए, और कोई खास मकसद नहीं है इसको डिस्कस करने का। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है भी नहीं, तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन बस ये था कि मतलब चार टर्म लिखा हुआ था, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, राउल्ट्स लॉ, और भी 2-3 लॉज लिखा हुआ था। नॉर्स्ट इक्वेशन आगे होता है, हम लोग पढ़ते हैं, वो सब लिखा हुआ था। पूछ रहा था इनमें से कौन सा लॉ, कौन सा इक्वेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है। तो बस हमको वहां पे टिक मारना था, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो बस इसके नाम से आप बस वाकिफ हो जाओ, बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनते हैं। तो जितना मैं आपको बतला रहा हूं बस यही मोर देन एनफ है। तो ये दो फैक्टर था जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अलावा वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, एक तो सबसे पहला चीज शेप एंड
साइज ऑफ कंटेनर। शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का शेप और साइज चाहे कैसा भी हो, अगर हम सभी को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो उसकी वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास अगर कंटेनर का शेप मान लीजिए कुछ इस तरीके का हो, या फिर कंटेनर का शेप मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का हो, या फिर कंटेनर का शेप कुछ इस तरीके का हो, या फिर कैसा भी कंटेनर का शेप क्यों नहीं हो, और अगर हम सभी को अगर टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पे अगर हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की टी टी टी, तो सभी के केस में वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, सेम होगा, चाहे शेप कैसा भी हो। इसलिए हम बोलते हैं शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। आप सेम टेम्परेचर पे आप एक समुद्र के ऊपर चले जाओ, एक गिलास वाटर ले लो, दोनों की जगह पे जो वेपर जो बनेगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। ऐसा लोगों को लगता रहता है कि कंटेनर का साइज अलग है तो अलग होगा, भाई हम यहाँ पे टेम्परेचर को सेम ले रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो ये शेप एंड साइज पे बिल्कुल भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर दो अलग अलग अमाउंट ऑफ लिक्विड की अगर बात करें, एक कंटेनर में हम ले लेते हैं यहाँ पे 50 लीटर H2O और दूसरे कंटेनर में हम ले लेते हैं 500 लीटर H2O या 5000 ले लो, और दोनों की अगर टेम्परेचर हम फिक्स कर दे, ये भी टी टेम्परेचर पे है और ये भी टी टेम्परेचर पे है, तो चाहे कितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड क्यों नहीं हो जाए, वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये दो चीज था जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। हमने सबसे पहले आपको बतलाया वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर डिफाइन वो अमाउंट वो प्रेशर होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे सिस्टम पहुंच जाता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कंटेनर के अंदर जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और दूसरा जो नेचर ऑफ लिक्विड्स की बात की, तो नेचर ऑफ लिक्विड्स के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली रिलेशन होता है, दैट इज वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। दूसरा चीज हम आपको बतलाएं कि अगर टेम्परेचर अगर सेम अगर रखा जाए तो वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स या साइज एंड शेप ऑफ वेसल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे हम एक प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब हमको अगला प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, या और फिर हमारा एक और प्रॉपर्टीज है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं ना, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो अभी नहीं बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सेकेंड हमारा लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड।